नमस्कार साथियों, मैं अमित द्विवेदी द कलेक्टिव लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की। तो आज अध्याय 4 पढ़ेंगे। तो अध्याय 4 पढ़ेंगे, क्या बता दी हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी नाम की एक लड़की होती है, वो अपने पुस्तकालय में जाती है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या होते हैं, चलो इसके बारे में पता लगाएं। तो मेरी क्या है, छोटी सी बच्ची है, वो अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है। वहाँ उसको ये पता चलता है कि वेद भी होते हैं। तो उसी के बारे में सोचने लगती है कि वेद क्या होते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, 1028, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिसका रसपान किया जाता था, जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। पढ़ते हैं, ये भाषा उससे थोड़ी भिन्न होती थी। तो वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले होती है और ये सबसे पुराना है। इसके अंदर 3 देवताओं की महत्वपूर्ण, मतलब इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण थे, अग्नि, इंद्र और सोम। अन्य भाषाएं, संस्कृत भाषा भारोपी यानी भारत यूरोपीय भाषा का परिवार है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। किस परिवार से? भारोपी परिवार से। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में होता है, माँ हिंदी में होता है, मदर अंग्रेजी में होता है। ये सभी शब्द एक ही समानार्थी शब्द हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। किस उपमहाद्वीप में? भारत उपमहाद्वीप की बात की जा रही है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे कितने भाषा परिवार के बारे में हमने देखा? एक भारोपी हो गई, एक हमारे पास हो गई यहाँ पे ऑस्ट्रो एशियाटिक, एक हो गई तिब्बत बर्मा और भाषा परिवार। ये मतलब 4 भाषा परिवार के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिला। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। तो मतलब ऋग्वेद जो था वो श्रवण किया जाता था, यानी कोई भी व्यक्ति होता था और दूसरे व्यक्तियों को क्या करता था? सस्वर उसका पाठ करा करता था, सुनाया जाता था, और लिखे नहीं गए थे। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया जाता है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्वामित्र के साथ किन 2 नदियों का संवाद है, तो वहाँ पे क्या आंसर होगा? व्यास और सतलुज होगा, सतलुज। आगे देखते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था, यानी लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को छापने के लिए इसी भूर्ज नामक इसकी छाल का उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियों के बीच में जो संवाद होता है, उस संवाद क्या होता है? विश्वामित्र एक ऋषि थे, वो कहते हैं किनको कहते हैं? व्यास और सतलुज को। हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई सी 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो।
तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो विश्वामित्र जी क्या कर रहे हैं, दोनों की तारीफ कर रहे हैं। नदियाँ क्या बोलती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र जी क्या बोलते हैं, हे बहनों, विश्वामित्र ने नदियों को क्या कहा था, बहने बोला था। मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो विश्वामित्र जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने जल स्तर को नीचे ही रखिए, ताकि हम इस आपको क्रॉस कर सकें। तो नदियाँ क्या बोलती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित हो और उस पार जा सको। नदियाँ क्या बोलती हैं कि ठीक है, हम आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई थी जहाँ यह नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई थी। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक ही बार हुआ है। यानी ऋग्वेद काल में कौन सी नदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, सरस्वती नदी थी। फिर आगे देखते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खास करके पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं। लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजा जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, जिसमें से घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दे दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना इनकी नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा किया करते थे। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो कि बहादुर और एक कुशल योद्धा हो, जो कि उनका नेतृत्व कर सके। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। राजा, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी या फिर मतलब अगले चैप्टर में जो भी पढ़ने के लिए मिलेगा। ये ना तो बड़ी राजधानियाँ और ना ही बड़े महलों में रहते थे, ना इनके पास कोई स्थायी सेना थी, ना ही एक कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन पाता था, बल्कि लोगों के द्वारा जो सलाह मशवरा करके जिसको चुना जाता था वही राजा कहलाता था। वहाँ पे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिनका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था बीस, जिनसे वैश्य शब्द निकला है। इसके बारे में अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ने के लिए मिलेगा। ऋग्वेद में बीस और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम पुरुजन या बीस, भरत जन या बीस, यदुजन या बीस जैसे कई का उल्लेख देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। भरत जन किससे संबंधित है, जिनसे हमारे प्यारे भारत देश का नाम पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दास्यु बोला करते थे। दास्यु वे लोग थे जो एक जन ही करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में स्त्री शब्द का महत्व गुलाम से हो गया, यानी कि स्त्री को दासी बोला जाने लगा, जिसको गुलाम बोला जाने लगा। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद समझा जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अन्य तरह का विकास हो रहा था। कैसा विकास हो रहा था? खामोश प्रहरी महापाषाणों की यहाँ पे कहानी दी गई, यानी कि महापाषाणों के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी बड़ा और पाषाण यानी पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, तो कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी हुआ करते थे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं।
कई बार एक अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध कर, जैसे कि गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के महापाषाण को ताबूत, समाधान या फिर शिष्ट कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, यहाँ पे आप एक पोर्ट होल देख सकते हैं, है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का एक रास्ता था, यानी यहाँ से बॉडी अंदर डाल दी जाती थी। कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? वहाँ पे नहीं होता था, ये याद रखिएगा। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, यहाँ पे आप देख सकते हैं घोड़े के लिए एक सामान है, यहाँ नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी दी गई और ये एक कटार है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिला करती थी। ब्रह्मगिरी आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी। यानी जो अमीर हुआ करते थे उनकी कब्रों के साथ काफ़ी मतलब बहुमूल्य चीज़ें मिली, और जो गरीब थे उनके साथ नॉर्मल सी चीज़ें मिला करती थी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम किया करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गाँव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गाँव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इनाम गाँव महाराष्ट्र में है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर नॉर्थ दिशा यानी उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रखे जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक के अंदर बंद करके दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर एक ही व्यक्ति को इतने बड़े घर के अंदर दफनाया गया था, वहाँ पे एक गोदाम भी था, तो काफ़ी अमीर घर का या अमीर परिवार का वो व्यक्ति रहा होगा। आगे देखते हैं हम क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन से। कंकालों के अध्ययन से हमें क्या जानकारी मिलती है? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई बड़ा फर्क यहाँ पे नहीं निकाला जा सकता। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या फिर स्त्री का था? तो यहाँ पे देखते हैं कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं, क्योंकि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहना करते थे। कंकाल का लिंग पहचानने के लिए बेहतर तरीका उनकी अस्थियों की जाँच करना है। चूँकि महिलाएँ बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों की आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती थी। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, अस्थियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी, इसलिए उनकी संख्या कितनी हो गई थी? 360। इनाम गाँव के लोगों के काम धंधे। इनाम गाँव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग उन्हें खाते रहे होंगे। काटने के निशान मतलब उसको खाने से पहले काटा जाता रहा होगा, इसलिए उनकी हड्डियों पे निशान इस तरह से बने हुए। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेबला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केंकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। यानी कि इनाम गांव के लोग क्या करते थे, वो कृषि का कार्य भी किया करते थे, पशुओं को भी पाला करते थे, और यहाँ तक कि जंगलों से प्राप्त होने वाली चीज़ों को भी वो कलेक्ट किया करते थे। यहाँ से इस प्रकार के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की आप सूची बना सकते हैं। अन्यत्र के बारे में यहाँ पे देखें, एटलस में चीन को देखने पर यह लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण पाते हैं।
ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा जाता था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि ये मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या ये युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम सोच रहे हो कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी हो सकते थे, तो बिल्कुल हो सकते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिससे बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फ़र्क बताओ। तो ये चाइना के राजा क्या कैसे थे? वो बड़े बड़े महलों में रहा करते थे और बहुत सारी धन दौलत इकट्ठा कर लिए थे, जबकि ऋग्वेद के राजाओं ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वेद क्या होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनके अंदर प्रार्थनाएं, ऋग्वेद के अंदर 128 128 प्रार्थनाएं। भाषा के बारे में हमने पढ़ा, भाषा परिवार। फिर रथ, ऋग्वेद में रथ का उपयोग होने लगा। यज्ञ किया जाता था। राजा होते थे पर वो महलों में नहीं रहा करते थे, दास होते थे। महापाषाण के बारे में हमने पढ़ा, कब्रों के बारे में पढ़ा और कंकाल के बारे में पढ़ा कि कंकाल से हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त कर सकती हैं। ऋग्वैदिक काल में लोग लोहे का भी उपयोग किया करते थे, जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में अभी तक लोगों ने लोहे का उपयोग नहीं किया था। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं। वेदों की रचना लगभग 3500 साल पहले शुरू होती है। सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले होती है। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले होता है। चरक लगभग 2000 साल पहले हुए थे। तो यही था हमारा चैप्टर 4। इसका चैप्टर 4 यहीं पे समाप्त होता है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए था नहीं, इसमें नॉर्मल ही चीज़ें दी गई थी।